हेलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो बात यह है कि आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी में पढ़ाई करते हैं और इंग्लिश में उनके लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इंग्लिश हमारी भाषा है भी नहीं है। तो उन बच्चों की रिक्वायरमेंट आई है कि मैम हिंदी में भी समझा दें। तो आज मैं एक कोशिश करके देख रही हूँ हिंदी में समझाने की। और उसके लिए जो मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, सबसे फेवरेट तो नहीं कहूँगी, पर हाँ मेरे कुछ पसंदीदा विषयों में से एक विषय इसमें आता है समांतर श्रेणियाँ, जो कि अध्याय 5 है और समांतर श्रेणियों वाला है। इस समांतर श्रेणियों में हम लोग बात करेंगे आज कि समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी गणित में समांतर श्रेणियाँ या फिर उसे समानांतर अनुक्रम भी कहते हैं, एक ऐसी श्रेणी या सीरीज होती है जिसमें एक के बाद एक कई सारे पद लिखे हुए होते हैं अंकों के, और उनमें एक बराबर का अंतर होता है जिसको हम समांतर बोलते हैं। बराबर का अंतर से मतलब है कि प्रथम पद अगर उसका 2 होगा तो दूसरा पद उसका 4 होगा और तीसरा पद उसका 6 होगा। तो इस तरह सभी पदों को 2-2 के अंतर से बढ़ाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के लिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने बोला ये हमारे को, जिसको हम एपी से भी बताते हैं या फिर हम एपी को हिंदी में, तो इस प्रकार की जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है, एक उदाहरण के लिए मैं आपको दे रही हूँ। एपी किसे कहा जाता है? किसी श्रेणी का प्रथम पद 2 है, द्वितीय पद 4 है, तीसरा पद 6 है और इसी तरह ये बढ़ते हुए पद हमारे कहाँ तक चले गए? 20 तक चले गए। तो ये जो एक समान, कैसे हमें पता चलेगा कि ये एक समानांतर श्रेणी है? उसके लिए प्रथम पद को हम A1 बोलेंगे, दूसरे पद को हम A2 और तीसरे पद को हम A3 बोलेंगे। और यहाँ जहाँ हमें नहीं पता है कि ये कौन सा पद है, वहाँ पे हम उसे AN बोलेंगे। आखिरी पद जिसका हमें क्रमांक नहीं पता है उसको हम AN बोलेंगे। अब हमें ये पता करना है कि सभी पदों का जो सर्वांतर है, इसको सर्व अंतर बोला जाता है, जिसको D से बताया जाता है। जो सर्वांतर है वो बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे। कैसे? जैसे A2 में से A1 को घटाया जाएगा। A2 हमारे पास 4 है, A1 हमारे पास 2 है। इसको हमने 4 में से 2 को घटाया तो हमको 2 मिला। ये जो 2 है ये हमारा सर्वांतर यानी कि D है। अब फिर हम A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 हमारे पास 6 है, A2 हमारे पास 4 है। अब फिर से हमको 2 मिला, यहाँ का सर्वांतर भी हमको 2 मिला। तो जब लगातार ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ 2-2 आता जाएगा, तब उस संख्या में उस श्रेणी को हम एपी बुलाते हैं या उसको प्रतिपद बुलाते हैं। तो उस संख्या को, उस श्रेणी को हम बोलेंगे कि हाँ ये एक प्रकार की समानांतर श्रेणी है जिसका सर्वांतर 2 आ रहा है। इस तरह से सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि क्या किसी श्रेणी का सर्वांतर समान आ रहा है, और अगर सर्वांतर समान आएगा लगातार तो वो एक समानांतर श्रेणी की श्रेणी में आती है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1 का। फर्स्ट वाला जो प्रश्न है वो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। आपकी बुक में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया बढ़ा दिया जाता है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये रखा है और उसके बाद
हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया किराया तय किया है। तो इस सवाल को हम किस तरह तय करेंगे, इसको हम बताएंगे दिया गया है से हम चालू करेंगे और फिर हम बताएंगे प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपये है और फिर हमको बोला है अतिरिक्त किलोमीटर का किराया जो है वो हमारा 8 रुपये है, 8 रुपये से बढ़ा दिया गया है। तो अब हम एक श्रेणी बनाएंगे जिसमें माना पहली बार चला तो 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर पे चला तो 15 प्लस 8, क्योंकि 1 किलोमीटर का वो 15 रुपये ले चुका था और अगले किलोमीटर पे उसने 8 लिया, और जब वो तीसरी बार चला तो उसने 15 प्लस 8 लिया, क्योंकि 3 किलोमीटर हो गया था। तो ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय, 3 किलोमीटर। इसी तरह वो चलता जा रहा है। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि ये श्रेणी किस तरह से बनेगी, जिसका हमको इस तरह, अगर हम एपी का सूत्र लगाएंगे तो वो पहला वाला होगा A1, दूसरे वाले में A1 प्लस D आ जाएगा। तो A1 और ये सर्वांतर जो 8 रुपया था हमारा, यहाँ जो 8 रुपये से बढ़ा रहे थे वो D हो जाएगा, और यहाँ पे A1 होगा और D कितने बार हो जाएगा, 2D। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे तो A1 प्लस 3D। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है। इस तरह से हमें पता चल जाएगा। तो हमारी श्रेणी क्या बनेगी, ये 15 है, 15 प्लस 8 23 होता है, और 15 प्लस 8 31 होता है, और 15 प्लस जो यहाँ अगला आएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 3 बार हमने D जोड़ दिया तो A4 मिल जाएगा हमें, जो कि हमारा निकलेगा यहाँ पे 39। इस तरह ये श्रेणी तैयार हो जाएगी। अब इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अब समझाया था। अब मुझे जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से या एक व्यवस्थित तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको इस प्रश्न को करना होगा तब आप कैसे करेंगे। तो जमाने के टाइम हम करेंगे इसका फर्स्ट वाला, जिसमें हमको लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये। तो हमें पता लगाना है कि कम से कम इसका 4 पदों तक हमको किराया निकाल के बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसको 1 किलोमीटर के लिए किराया A1 माना जाता है, जो कि है ₹15। सेकंड बार में हम लिखेंगे 2 किलोमीटर के लिए किराया, 2 किलोमीटर हो गया तो यहाँ A2 बन जाएगा, और A2 बन जाएगा तो किराया जो हमारा कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 माने कि 23 रुपये। 3 किलोमीटर के लिए किराया हमारा हो जाएगा, 3 किलोमीटर के लिए हम प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीसरे पद पे आ गए, और 3 किलोमीटर का किराया हमारा हो जाएगा 15 प्लस 8 जो कि हमारा हो जाएगा 31 रुपये। और 4 किलोमीटर के लिए किराया, चौथा पद A4 हो जाएगा, रुपए में 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 39 रुपये। ये हमारे 4 पद निकल आए, और इसी तरह हमारा ये फर्स्ट वाला जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसमें आपको ये भी बताना है कि आपका जो अंतर था वो समान था। अभी हमने पद निकाले हैं 15, 23,
31 और 39, 15 A1, A2, A3, A4। अब जो मैंने आपको बताया था, इन्हीं के बीच का अंतर निकालने के लिए, जिसे हम D से बताते हैं, हर अगले पद में से पिछला पद घटाया जाता है। मतलब A2 माइनस A1, A2 में से A1 को घटाया तो हमने 23 में से 15 माइनस किया, जो कि हमें मिला 8। फिर D1 आया, A3 में से A2 माइनस किया, जो कि हमें 31 में से हमने 23 माइनस किया और हमें फिर से 8 मिल गया। अगला फिर एक D1 आया और A4 में से A3 माइनस किया, जो कि 39 में से 31 गया और ये बन गया 8। इसके बाद ये 3 बार निकालने से साबित हो गया कि इनका अंतर जो है वो समान है, यानी ये समानांतर श्रेणी है। तभी हम लिखेंगे कि क्रमागत पदों के अंतर समान है, क्रमागत पदों के अंतर समान है, अतः दी गई संख्याओं की सूची AP है। इस तरह ये आपने पूरा एक सवाल जमा के कर देना है। अब मैंने प्रॉपर तरीके से आपको लिख के बता दिया कि ये फर्स्ट वाला सवाल कैसे होगा। यहीं पे हम बात करते हैं इसी के सेकंड वाले सम की। इसका थर्ड वाला है, तीसरा वाला हम करते हैं, जिसमें बोला गया है एक कुएं की खुदाई करी गई है, जिसके प्रथम मीटर की खुदाई पे 150 रुपये लागत आई है और उसके बाद हर अगली पे 50 रुपये से बढ़ा दिया गया है। तो इस सम को हम करते हैं। पहला होएगा 1 मीटर खुदाई की लागत। 1 मीटर खुदाई की लागत प्रथम पद है, इसलिए A1 कर दिया और रुपया है 150। 2 मीटर खुदाई की लागत हम लिखेंगे यहाँ पे। 2 मीटर खुदाई की लागत दूसरा पद आ गया, A2 लिख दिया और हम हर बार 50 रुपये बढ़ा रहे हैं तो 50 रुपये बढ़ गए और ये आ गया 200 रुपया। 3 मीटर खुदाई की लागत बराबर तीसरा पद हो गया A3, जिसमें हमने लागत बढ़ा दी 150 प्लस 50 प्लस 50, ये हो गया हमारा 250 रुपये। चौथे पद का 4 मीटर खुदाई जब हम करेंगे, 4 मीटर खुदाई की लागत, चौथा पद A4 हो जाएगा, रुपया डालेंगे 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, ये हो जाएगा हमारे पास 300 रुपया। तो ये 4 पद निकल गए हमारे यहाँ पे और उन चारों पदों का जो आया वो आया हमारा यहाँ पे। प्रथम पद था 150, दूसरा पद था हमारा 200, तीसरा पद था 250 और चौथा पद था 300 रुपया। इसको हम A1 A2 मान लेंगे, A1 A2 A3 A4। समानांतर निकालने के लिए D बराबर हर अगले पद में से पिछला पद घटाया जाता है। तो 200 में से 150 घटाया 50 आया। एक और अंतर निकालेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, 250 में से 200 घटाया जाएगा 50 आएगा। और एक और बार हम देख लेंगे, चौथे पद में से तीसरा पद घटाया जाएगा तो 300 में से 250 घटाने पर 50। यहाँ ये अंतर समान है तो हम बोलेंगे अतः दी गई श्रेणी एक समानांतर श्रेणी या फिर AP है। इस तरह हमारा ये वाला सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके साधारण से सवाल के प्रश्न 2 पर। अब हम आ गए हैं इसके प्रश्न नंबर 2 पे और ये एक बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा।
दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निकालिए। हमें क्या करना है? प्रथम 4 पद निकालिए। प्रथम 4 पद हमें निकालना है, जिसमें प्रथम पद ए और सर्वांतर डी। हमको 2 चीजें गिवन है, दी हुई हैं। प्रथम पद ए दिया हुआ है और सर्वांतर हमको डी दिया हुआ है। इससे हमें निकालना है। सबसे पहली बात आपको जो बताना है, फर्स्ट वाले में हमको गिवन है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो अभी हमने जो पिछले सवाल करे थे उसमें हमने क्या देखा था? d इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 होता है, यह हमने देखा था। d बराबर A2 माइनस A1। तो अगर हमें A2 निकालना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ d रहेगा और हम प्लस a कर देंगे। ये मतलब A2 निकालने के लिए a प्लस डी, A3 निकालने के लिए a प्लस 2d। ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है। तो हम सूत्र लिखेंगे A2 इज इक्वल टू a प्लस डी। ए हमको गिवन था, A2 हमने बनाया 10 प्लस 10 बराबर आ गया 20। A3 के लिए a प्लस 2d, 2 बार का अंतर जोड़ना होगा। 10 प्लस 2 10 प्लस 20 बराबर 30। ये आ जाएगा। A4 के लिए a प्लस, जब भी अगला पद निकालना है तो a के साथ पिछला पद उसमें जोड़ दिया जाता है तो अगला पद मिल जाता है। जैसे हमको सर्वांतर निकालना था तो हमने पिछले पद में से अगले में से पिछला माइनस किया था, उसी तरह अगला निकालना है तो हम पहले में पिछला प्लस कर देते हैं। 10 प्लस 3 10 प्लस 30 बराबर 40। तो ये प्रथम 4 पद निकला है। प्रथम पद हमें गिवन था A1, A2, A3, A4। A 10 था, 20 निकला, 30 निकला और 40 निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसी का दूसरा वाला जो हमको दिया हुआ है वो है, सेकंड में हमको क्या देते हैं? ये a बराबर -2 और d बराबर 0। अब यहाँ अंतर 0 बता रहे हैं, यानी प्रथम पद से दूसरे पद में जाने के टाइम उनका अंतर 0 यानी 0 है। तो अब आप समझें, जब कोई अंतर ही नहीं होगा तो पद संख्या बढ़ेगी ही कैसे? a को रखा प्लस 0, क्या आएगा? -2। A3 बराबर a प्लस 2d, -2 प्लस 2 के साथ 0 का गुणा करेंगे, -2 ही मिलेगा, क्योंकि अंतर तो 0 है। और जब अंतर बढ़ा ही नहीं है तो पद भी बढ़ेंगे ही नहीं, हमारे पद भी वही बने रहेंगे। -2 प्लस 3 -2। तो यहाँ चारों पद हमारे पास क्या आएंगे? -2 ही रहेंगे। अंतर जो है वो 0 है, इसीलिए किसी तरह से हमारी यहाँ श्रेणी बढ़ ही नहीं पाई है। तीसरा वाला इसका प्रश्न जो दिया है उसमें a बराबर हमको दिया है 4 और d बराबर हमको दिया है -3। अब यहाँ पे मैं आपको काम की बात बताने जा रही हूँ, वो ये है कि अभी तक आप देख रहे थे कि d हमारे पास 2, 3, 4, 6, 8 आ रहा था। इस बार d जो है वो ऋणात्मक में। इसका सीधा मतलब ये है कि श्रेणी जो है वो हमारी घटते हुए क्रम में है। अभी मैंने आपको कभी नहीं बताया था, d जो है वो या तो बढ़ते हुए क्रम में आएगा, जब पद हमारे बढ़ते हुए क्रम में आएंगे तो d प्लस होगा, जब पद हमारे घटते हुए क्रम में आएंगे तो d माइनस होगा, और जब पद हमारे समान रहेंगे तो d 0 होगा। ये जो पिछले वाले सवाल में आपने देखा, पद हमारे पूरे -2 -2 -2 थे, वहाँ d हमारा 0 था।
उसके पहले वाला जो सवाल आपने देखा जिसमें D 10 था, वहाँ पद हमारे बढ़ रहे थे, पहले 10 था, 20 था, 30 था और 40 था। इस बार D माइनस है, तो आप अभी देखिएगा आंसर में हमारे पद घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। तो A बराबर मुझे 4 दिया है, A2 मुझे निकालना होगा तो A प्लस D करूँगी। A2 निकालने के लिए A प्लस ब्रैकेट के अंदर -3, A मेरे पास 4 है, तो ये 4 - 3 हो जाएगा और A2 बराबर मेरे पास 1 आएगा। A1, A2, A3, A4, A1 4 है, A2 मुझे 1 मिल गया। A3 निकालूंगी, A प्लस 2D करना होगा, A4 है, 2 है और D माइनस का 3 है। यहाँ आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 2 जा 6 होता है, ये आ गया माइनस का 2। अब मुझे मिला है माइनस का 2। इसके बाद A4 निकालना होगा, A प्लस 3D करेंगे, ये 4 है, ये 3 है और ये माइनस का 3 है, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और ये माइनस का 9 होगा, जो कि मुझे मिलेगा माइनस का 5। तो अगला क्रम मुझे मिलेगा माइनस का 5। यहाँ पे मेरे जो पद होंगे वो हो गए 4, 1, -2 और 5, ये इसके चारों पद हो गए। इसी के साथ में इसका चौथा वाला सवाल लेंगे हम। इसके चौथे वाले सवाल में हमें A दिया हुआ है -1 और D दिया हुआ है आधा। D हमें 1/2 यानी कि आधा दिया हुआ है। इसके लिए इस वाले में हम देखेंगे A बराबर हमें -1 दिया हुआ है, ये प्रथम पद हो गया। द्वितीय पद में A2 बराबर A प्लस D, A2 लिखेंगे, A का मान रखेंगे प्लस D का मान रखेंगे, -1 + 1/2। एलसीएम लेंगे, ये यहाँ चला जाएगा और -2 + 1/2 बन जाएगा। निकालने माइनस आएगा, आंसर माइनस का आधा यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं ये है माइनस का 1 और ये है माइनस का आधा। आप सोचेंगे मेरा D तो प्लस है, तो ये श्रेणी घट कैसे रही है? ये श्रेणी घट नहीं रही है, ये श्रेणी बढ़ रही है। बढ़ कैसे रही है? क्योंकि अगर हम नंबर लाइन बनाते और यहाँ 0 रखते, यहाँ -1 रखते और यहाँ -2 रखते, यहाँ +1 रखते और यहाँ +2, तो पहले में कहाँ खड़ी हुई थी? यहाँ -1 में। अभी मैं कहाँ खड़ी हूँ? माइनस का आधा, 1 से भी कम, आधा यानी 0.5। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, घट नहीं रही है, ये श्रेणी आगे बढ़ रही है। ये अलग बात है कि वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ पे हम A3 निकालेंगे, जो कि होता है A प्लस 2D। अब A रखा हमने -1 प्लस 2 रखा, D हमने 1/2 रखा, ये 2 से 2 कट गया, -1 + 1, ये दोनों भी कट गए, 0। जब मैं यहाँ थी, फिर मैं यहाँ थी, अब मैं यहाँ आ गई। A4 करेंगे, A प्लस 3D करेंगे, A की जगह -1 रखेंगे और 3 के साथ D की जगह 1/2 रखेंगे। यहाँ -1 + 3/2, एलसीएम लेंगे, 2 यहाँ चला जाएगा, -2 + 3/2, बड़े के साथ प्लस साइन है, छोटे के साथ माइनस साइन है, तो प्लस का 1 आएगा 2। अब मैं कहाँ आ गई? 0 से यहाँ। 1 2 3 4, 4 पद मिल गए मेरे। 4 पद कौन से निकाले मैंने? पहला पद है -1, दूसरा पद है माइनस का आधा, फिर 0, फिर प्लस का आधा। ये मेरे चारों पद निकल गए आंसर में। नेक्स्ट वाला अगला वाला क्रम देखेंगे हम। अगला वाला क्रम हमको 5वें नंबर का दिया हुआ है। A = 1.25 और D = 0.25
25। इसी का पांचवा वाला जब हम देखने जा रहे हैं तो ए हमको दिया है 1 माइनस का 25 और डी हमको दिया है माइनस का 25। अब ये घटती हुई श्रेणी है इसीलिए माइनस मिल रहा है, आपको पता चल जाएगा। A2 बराबर A प्लस डी। A2 बराबर A हमने लिखा माइनस का 1.25 और D हमने लिखा माइनस का 0.25। माइनस का प्लस माइनस माइनस 25। यहाँ मैं आपको रफ में करके बता देती हूँ जिससे किसी तरह की गलती ना हो। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो उत्तर भी माइनस में मिलेगा। ये हो गया 10, हासिल आई 5, हमें आंसर मिला माइनस का 1.50। A2 मिला है। A3 बराबर A प्लस 2D। A माइनस का 1.25 प्लस 2 माइनस का 5 माइनस 1.25 प्लस 2 का अंदर गुणा करो, प्लस माइनस पहले तो माइनस हो गया और 2 का अंदर गुणा करा 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी ओवर 1 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। ये इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ये आएगा 1.75 माइनस का। ये तीसरा पद हो गया और इसका चौथा पद निकालने के लिए A प्लस 3D माइनस 1.25 प्लस 3 0.25 माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा। ये आने की स्थिति में हमारा जवाब आ जाएगा माइनस का 2। तो इस तरह हमको ये वाले भी चारों पद मिल गए जो आपको बताए थे। कौन से मिले? पहला पद हमारे पास दिया हुआ था माइनस का 1.25। दूसरा पद ये मिला हमें माइनस का 1.5। तीसरा पद मिला माइनस का 0.25 और चौथा पद मिला माइनस का 2। इस तरह ये घटते हुए क्रम के हमको चारों पद मिल गए। आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पे। तो दोस्तों ये मेरी एक कोशिश थी मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगर आपको समझ में आई हो मेरा हिंदी में मैथ्स कराने का तरीका तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये किसी भी तरह आपकी मदद कर पाएगा अगर मेरा हिंदी में पढ़ाने का तरीका आप मुझे बताइएगा तो मैं इसको आगे जारी रखूँगी। और अगर मैं आपकी मदद नहीं कर पाई हूँ तो फिर इसके लिए भी आप मुझे बताइएगा कि कहाँ आपको समस्या आ रही है, उसको फिर हम आगे सुधार की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।